नमस्कारम साथियों, मैं आज 10th क्लास के लिए मैथमेटिक्स की क्लास लेकर आया हूं, जिसमें हम प्रश्नावली नंबर 1.1 को सोल्व करते हैं। पहली प्रश्नावली आपके दी हुई है अपने वास्तविक संख्या। पहली प्रश्नावली दी हुई है अपने वास्तविक संख्या। तो हम प्रश्नावली स्टार्ट करने से पहले इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। तो देखिए, पिछली क्लासों में यानी कि 9th में 8th में आपने पढ़ा होगा कि वास्तविक संख्या क्या होती है। तो वास्तविक संख्या क्या होती है? परिमेय व अपरिमेय संख्याओं के समूह को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। किसे कहते हैं वास्तविक संख्या? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। इसके बाद में दिया हुआ है अपने परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो परिमेय संख्या क्या होती है? वे संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। वे संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 2, 5, -3, 2/4 आदि। जहाँ P और Q क्या है? एक पूर्णांक है और Q का मतलब या Q का मान कभी भी 0 के बराबर या 0 नहीं होता। परिमेय संख्या क्या होती है? जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जैसे कि 2 हुआ, 5 हुआ। जहाँ P और Q क्या है? एक पूर्णांक संख्या है और P Q का मान कभी भी 0 नहीं होता या 0 के बराबर नहीं होता। इसके बाद में दिया हुआ अपने अपरिमेय संख्या। वे संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, जैसे √2, √3, पाई आदि। अब देखिए, एक चार्ट के द्वारा समझते हैं हम इसे। वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को मिलाकर के क्या बनती है? वास्तविक संख्या। अब देखिए, परिमेय संख्या में क्या क्या आती है। परिमेय संख्या में दो पूर्णांक होते हैं अपने पास, P और Q। परिमेय संख्या में सबसे पहले आते हैं अपने पास प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या ऐसी संख्या जिनके द्वारा हम वस्तुओं की गिनती करते हैं या जो 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक चलती है, उसे क्या कहते हैं हम? प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर कहते हैं उसे दोस्तों। इसके बाद में दिया हुआ अपने पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? यदि प्राकृत संख्याओं में हम 0 को ऐड और कर ले, यदि इन संख्याओं में हम 0 को शामिल और कर ले, तो अपनी सभी संख्याएं पूर्ण संख्या बन जाती है, जो 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक चलती है। इसके बाद में दिया हुआ है अपने पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या में ऋणात्मक संख्या भी आती है, आपका 0 भी आता है और धनात्मक संख्या भी आती है। यानी कि पूर्णांक संख्या में कौन सी होती है पूर्णांक संख्या? यदि पूर्ण संख्याओं में हम ऋणात्मक संख्याओं को और शामिल कर ले, पूर्ण संख्याओं में हम ऋणात्मक संख्याओं को और शामिल कर ले, तो प्राप्त संख्या कौन सी बन जाएगी? अपनी पूर्णांक संख्या बन जाती है। ये थोड़ा मैं आपको कॉमन बता रहा हूँ। फिर देखिए अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कौन सी होती है अपने पास? ऐसी संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, जैसे √2 हुआ, √3, √5, पाई, 0.01001, फिर आगे चलता रहा ये। तो ये क्या है? अपनी अपरिमेय संख्या हो गई। इसके बाद में देखिए वास्तविक संख्या। देखिए अपने वास्तविक संख्या रेखा पर, इसमें देखिए अपन एक संख्या रेखा लेते हैं जिसमें ये मान बराबर बराबर दिया हुआ अपने। इसमें देखिए आपके पास पूर्णांक संख्या भी आ रही है, पूर्ण संख्या भी आ रही है, परिमेय भी आ रही है, अपरिमेय भी आ रही है, सब आ रही है इसमें वास्तविक संख्या रेखा पर। इसके बाद में देखिए वास्तविक संख्याओं के गुण। देखिए अंगणित की आधारभूत परिमेय नंबर 1.1। पहले आपके यूक्लिड विभाजन परिमेय थी, जो अब की बार इस साल हटा दी गई है। तो अभी अपने परिमेय दे रखा है अंगणित की आधारभूत परिमेय नंबर 1.1। ये क्या कहता है? ये कहता है प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त करने पर कर सकते हैं हम। क्या कर सकते हैं? प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। अब इस लाइन का मतलब क्या हुआ? अद्वितीय होता है। देखिए, जैसे मान लो आपके पास 50 है। हम मान के चलते हैं अपने पास संख्या क्या है? 50 अपने पास संख्या है दोस्तों 50। अब 50 के अपन अभाज्य गुणनखंड करते हैं। जैसे अपन 2 का भाग दे इसमें, तो कितनी बार जाएगा? 25 बार जाएगा। फिर अपन दे 5 का, तो कितनी बार जाएगा? 5 बार। फिर दे अपन 5 का, तो अपने पास क्या आ गया? 1 आ गया। तो इसके गुणनखंड क्या हुए? 50 के अपने पास गुणनखंड होते हैं 2 × 5 × 5। अब इनको आप चाहे ऐसे लिख दो
इनको चाहे से आप ऐसे लिख दो, इनको चाहे से आप ऐसे लिख दो, बात तो एक ही है। यानी क्या बता रहा है, ये अद्वितीय है अपने आप में। आप इनका क्रम कुछ भी चेंज कर दो, लेकिन आंसर में या जो गुणनखंड आ रहे हैं यहाँ पे उन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। फिर देखिए, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। एचसीएफ तो क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये किसे कहते हैं, संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनखंड क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है। संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ यानी दोनों संख्या, तीनों संख्या, कितनी भी संख्या आ रही है आपके पास, उनमें क्या पद होना चाहिए, आपका उभयनिष्ठ पद होना चाहिए। उसकी उभयनिष्ठ पद की सबसे छोटी घात क्या कहलाती है, आपका एचसीएफ कहलाती है। ये 6 और 20 का एचसीएफ है। 6 और 20 का एचसीएफ निकालते हैं अपन। ये 6 अपने पास और 20 है अपने पास, इनका एचसीएफ निकाले। 2 का जाएगा पहले, कितनी बार जाएगा, 10 बार। 2 का 5 बार। अब किसका जाएगा, 5 का जाएगा 1 बार। इसका निकाले अपन 3 बार और 3 का 1 बार। तो 6 का तो अपने पास आया 2 गुणा 3 और 20 का आ रहा है अपने पास 2 गुणा 2 गुणा 5 और 2 गुणा 2 आ गया अपने पास। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर गुणा 5 की घात 1। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 1 गुणा 3 की घात 1। सही है दोस्तों इतना। अब देखिए छोटी घात किसकी है, उभयनिष्ठ पद। ये 2 इसमें भी आ रहा है और 2 इसमें भी आ रहा है। तो उभयनिष्ठ पद हो गया, इसमें 3 है, इसमें 5 है, ये नहीं आ रहे दोनों आपस में। अब इनकी छोटी घात क्या है, 2 की पावर 1 है। 2 की पावर 1 है, इसलिए 2 की पावर 1 यानी 2 क्या हो गया इसका एचसीएफ। 2 क्या हो गया इसका एचसीएफ। तो दोस्तों इसका 2 एचसीएफ हो गया अपने पास। फिर है एलसीएम। एलसीएम क्या कहते हैं, संख्याओं में प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। संख्याओं में प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल क्या कहलाता है, आपका एलसीएम कहलाता है। जैसे कि अभी अपन ने 6 और 20 का ही लिया था, इसका एलसीएम क्या होगा, देखो जैसे अपन ने 2 की पावर 1 लिया, 2 की पावर 2, तो अभी इसमें हम लेंगे 2 की पावर 2। एलसीएम के लिए क्या लेंगे अपन, 2 की पावर 2। फिर देखिए इसका काम खत्म हो गया, फिर 3 रह गया और 5 रह गया, इनको भी लेना है अपन को। तो 4 गुणा 3 गुणा 5, कितना आंसर आ गया अपने पास, 4 3 12, 12 पंजे 60। तो कितना आंसर हो गया अपना, 60 आंसर हो गया। अब देखिए एलसीएम कितना आ गया अपने पास, 60 आ गया। अब देखो एचसीएफ और एलसीएम में संबंध, ये संबंध क्या दे रखा है कि नहीं, 2 धनात्मक पूर्णांकों के लिए अपने पास 2 धनात्मक पूर्णांक है, ए और बी है। तो ये बता रहा है कि एचसीएफ गुणा एलसीएम करते हैं हम, एचसीएफ गुणा एलसीएम करते हैं, तो जो अपने पास 2 धनात्मक संख्या दे रखी है ए और बी, उनके गुणनफल के बराबर इनका योग आएगा, उनके गुणनफल के बराबर इनका योग आएगा। आई होप ये आपको समझ में आया हुआ। अब आगे स्टार्ट करेंगे हम प्रश्नावली 1.1 के सवाल, एचसीएफ और एलसीएम। अगली वीडियो में हम मिलते हैं प्रश्नों के साथ। तब तक आप इन्हें अच्छे से समझ लें और इनको अभाज्य गुणनखंड करना सीख लें। उसके बाद हम प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद।